नमस्कार दोस्तों, आज के क्विक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष भारती। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ऑफ बजट उधार। ऑफ बजट उधार क्या होता है? मोटा मोटी ये समझिए कि सरकार जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जन कल्याण का काम करती है, या सरकार के जो खर्चे होते हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं से बजट का इंतजाम करती है, पैसे का इंतजाम करती है। तो उसमें से ही एक तरीका होता है ऑफ बजट उधार का भी तरीका। इसके माध्यम से भी सरकार बाजार से पैसा इकट्ठा करती है और अपनी जो जन कल्याण के कार्य हैं उसको पूरा करने का काम करती है। लेकिन इस पर क्या विवाद है, यह क्यों यह टॉपिक जो है चर्चा का विषय अभी बन गया है, उसको जरा देख लेते हैं। देखिए, इसका संदर्भ क्या है कि तेलंगाना के वित्त मंत्री ने एक आरोप लगाया है, और आरोप किस पर लगाया है? केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार पर आरोप यह है कि तेलंगाना के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि तेलंगाना में विकास का कार्य जो है वह अनवरत रूप से चलता रहे, यानी कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं तेलंगाना के विकास में बाधा डाल रही। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा तर्क क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, वो देखिए। राज्य सरकार कह रही है कि सिंचाई परियोजना चलाई गई थी तेलंगाना में, लेकिन उस सिंचाई परियोजना को तेलंगाना सरकार जो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए, कम समय में पूरा किया जाए। अब जब उस परियोजना को आप कम समय में पूरा करेंगे तो जरूरत से अधिक बजट भी आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले से जो उस परियोजना के लिए तय बजट था, अब उससे ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा उसमें। तो यह काम कर रही थी। अब इसी परियोजना को पूरा करने के लिए तेलंगाना सरकार ने क्या किया था कि ऑफ बजट उधारी का सहारा लिया था, ऑफ बजट उधारी करने का काम किया था। लेकिन अब यह सरकार कह रही है, तेलंगाना सरकार, कि केंद्र सरकार ने यहां पे कुछ खेल कर दिया है। और खेल क्या कर दिया है? तो यह ऑफ बजट उधार जो है, इसमें उधार लेने की सीमा तय कर दी है। अच्छा, ध्यान देना है कि यह सीमा सिर्फ तेलंगाना सरकार के लिए नहीं है, अमूमन किया गया है सरकारों के लिए, अन्य राज्य सरकारों के लिए भी। क्यों किया गया है उस स्थिति पर हम चलेंगे, हम डिटेल से उस पर बात करेंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस उधार की सीमा तय कर दी है केंद्र सरकार। सीमा तय कर देने का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार कह रही है कि एक लिमिट से ऊपर अब आप ऑफ बजट बोरिंग नहीं कर सकते, एक लिमिट से ऊपर अब आप कर्जा मार्केट से नहीं ले सकते। ठीक है, तो उसमें क्या उसका प्रावधान किया है केंद्र सरकार ने, उसे समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने क्या किया है? सभी राज्यों के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक राज्य के लिए नहीं है, अन्य राज्यों के लिए भी है, कि शुद्ध उधार सीमा जो है, यानी कि जो आप बोरिंग कर सकते हैं मार्केट से, ऑफ बजट बोरिंग, तो उसको क्या कर दिया है, यहां पर देखेंगे 8,57,849 करोड़ रुपया। ठीक है, अगर रुपये में देखें तो इतना किया गया है। और नहीं, अगर आप इसको जीडीपी में देखना चाहते हैं तो, और स्टेट के लेवल से आप देखेंगे तो यह हो जाएगा जीएसडीपी का 3.5% तय कर दिया है कि आपका जो एक वित्तीय वर्ष का जीएसडीपी जितना भी होगा किसी भी राज्य का, उस जीएसडीपी का आप 3.5% हिस्सा के आधार पर आप जो है मार्केट से ऑफ बजट बोरिंग कर सकते हैं। यहां एक और बात है, अतिरिक्त बात क्या कह दिया है कि यदि आप मान लीजिए उस राज्य को बिजली क्षेत्र में सुधार करना हो, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो। आप जानते हैं कि हमारे देश में क्या हुआ है कि अधिकांशतः जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जा रहा है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। गांव में बहुत जगह पर बिजली उपलब्ध नहीं है, इसके लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए बजट भी इस क्षेत्र के लिए अलग से चाहिए, नहीं तो ये काम रुक जाएगा, ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा। और आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी का क्या महत्व है, या हमसे आपसे छुपा हुआ नहीं है। सभी के हाथ में मोबाइल फोन है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, तो क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी का स्मार्टफोन आप चला पाएंगे? तो इसके लिए आप छोटा उदाहरण, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के तो बहुत सारे उदाहरण आप जानते ही हैं क्या उपयोग है। तो सरकार ने इसीलिए कहा कि केंद्र सरकार, ठीक है कि मान लीजिए इतना तो आप किसी भी फंड के लिए टोटल आप इतना ले सकते हैं एक वित्तीय वर्ष का, लेकिन यदि बिजली क्षेत्र के सुधार के लिए आपको चाहिए, टारगेटेड जो है बिजली क्षेत्र का सुधार करना चाहते हैं, तो आपका जो जीएसडीपी है उसका 0.5% हिस्सा जो है अतिरिक्त उधारी आप ले सकते हैं। कहां से? ऑफ बजट बोरिंग से। तो ये खेल पूरा था। अब जरा आप इसको समझ लीजिए, यह जो कॉन्सेप्ट है जीएसडीपी, यह क्या होता है? देखिए, आप जीडीपी जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वैसा ही क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है राष्ट्रीय स्तर के लिए है। लेकिन जब जीएसडीपी की बात करते हैं, S4 यहां स्टेट आ जाता है, यानी कि राज्य सरकार के स्तर पर जब जीडीपी की बात की जाएगी तो जीएसडीपी हो जाएगा। अब जीएसडीपी क्या होता है यहां समझ लीजिए।
कोई एक वित्तीय वर्ष ले लीजिए या कोई निश्चित जो है सीमा ले लीजिए। मान लीजिए मैं एक वित्तीय वर्ष लेता हूं। इस वित्तीय वर्ष में गुड्स और सर्विस, यानी कि आप इसको वस्तु और सेवा कह सकते हैं, ठीक है। तो वस्तु और सेवा का जो कुल उत्पाद होगा, मान लीजिए कुल जो उत्पाद हुआ है उसका योग निकाल लीजिए, और यह क्या हो जाएगा, आपका जीडीपी आ जाएगा, और राज्य के संदर्भ में जीएसडीपी इसको कहा जाएगा। तो यह जो कुल उत्पाद होगा टोटल वस्तु और टोटल सेवा का एक वित्तीय वर्ष में, उसका आप 3.5% क्या कर सकते हैं, ऑफ बजट बोरिंग कर सकते हैं। और बिजली क्षेत्र में यह जो आपका जीएसडीपी आ रहा है उसका आप क्या कर सकते हैं, 0.5% अतिरिक्त उधार ले सकते हैं। यह केंद्र सरकार ने तय किया है। यही आकर के परेशानी फंस गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए। और यह मसला सिर्फ तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए भी नहीं है, यह मसला आगे भी बढ़ेगा, अन्य राज्य सरकारों को भी यह परेशानी होगी। आगे मैं बताता हूं कि क्या और बात है। देखिए, अब तेलंगाना के जो वित्त मंत्री है, इन्होंने एक तर्क दिया कि यह जो केंद्र सरकार की है, इनका कहना है कि केंद्र सरकार ने मनमाने ढंग से किया। हालांकि केंद्र सरकार ने एक वाजिब तर्क दिया है, आरबीआई का रिपोर्ट इस पे है, अभी मैं बात करूंगा उस पे। तो यह जो उधार की सीमा की कटौती कह रही है, तो ये कह रहे हैं कि यह संघवाद की जो भावना है उसके खिलाफ है। संघवाद की भावना क्या है, मतलब कि राज्य जो है, जो केंद्र है, राज्य को विकास के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो है काम करते रहेगी। तो राज्य और संघ मिलकर के आगे बढ़े, काम करे, जन कल्याण के लिए आगे बढ़े। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, बाकी तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स इसको पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि संघवाद के भावना के खिलाफ है, केंद्र नहीं चाहती है कि राज्य आगे बढ़े। अब मसला पूरा यहाँ फंस जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, आरबीआई का एक रिपोर्ट था, आरबीआई इस बात को लेकर के बहुत चिंतित रही है कि ये जो राज्य सरकारें हैं, इन पर कर्ज का बोझ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं, लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आप विकास का काम करना चाह रहे हैं, लेकिन विकास का काम, मान लीजिए विकास मार्ग पे तो जा रहे हैं, लेकिन इतना कर्ज लेकर के जाएंगे तो भैया आप इस कर्ज का भुगतान कहां से करोगे। समस्या तो यह है, आप कर्ज ले रहे हैं, ठीक है, आप रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन यह भी तो सोचो कि आप इस कर्ज का भुगतान कहां से करोगे फाइनली। और यदि आप भुगतान नहीं कर पाए तो आप क्या होगे, डेट ट्रैप में फंस जाओगे, कर्ज के जाल में फंसोगे। तो कई राज्यों की स्थिति यहां बहुत खराब होती चली जा रही है, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है कई राज्यों की। कर का जो भुगतान है एक चिंता का विषय बना हुआ है। आरबीआई ने एक विस्तृत रिपोर्ट इस पे जारी किया था, उसमें कई राज्यों के बारे में बताया गया था, जैसे कि 4 राज्यों का मुख्य रूप से उल्लेख है, बाकी राज्य भी है, जिसमें एक तेलंगाना है, एक सिक्किम है, एक यूपी है और आंध्र प्रदेश भी है। तो तेलंगाना देखिए, उसमें आरबीआई के रिपोर्ट में तेलंगाना का नाम शामिल था उसमें। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, आरबीआई की रिपोर्ट आप उसके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, यदि आप डिटेल से पढ़ना चाहें। तो आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही है इसको लेकर के, ऑफ बजट बोरिंग को लेकर के, और उसने कई राज्यों का नाम दिया है, 10-12 राज्य के नाम दिए हैं, जिनके यहाँ स्थिति यह है कि वो राज्य ऑफ बोरिंग बजट के लिए अपने यहाँ के सरकारी संपत्ति तक का गिरवी रख रहे हैं। आप आईएएस बनेंगे, मान लीजिए आप किसी कलेक्ट्रेट में जाते हैं और किसी राज्य में ऐसा हो कि वह कलेक्ट्रेट गिरवी रखा हुआ हो, उस कलेक्ट्रेट को गिरवी रख करके उस पे कर्ज लिया गया हो, और आप उस कलेक्ट्रेट के डीएम होंगे, कैसा लगेगा आपको। ये सच्चाई है, आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है, ये कोई कहानी नहीं है। कई राज्य ऐसा कर रहे हैं, अपने यहाँ के कलेक्ट्रेट तक को उन्होंने गिरवी रख करके लोन लिया है। अब यहाँ आरबीआई बहुत चिंतित हो गई इस बात को लेकर के, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो आरबीआई कह रही है इस लेवल पे जाकर के अगर आप राज्य सरकार जो कर्ज लेना शुरू कर दे, फिर कर्ज का भुगतान कहां से होगा, फिर सारा जो अंत में भार किस पे पड़ेगा, आरबीआई पर। तो पूरा जो हमारा मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेयर मार्केट है, ये सब तो चरमरा जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगातार आरबीआई केंद्र सरकार से कह रही थी कि आप मजबूत कदम उठाइए, आप ऐसे नियम कानून बनाइए कि राज्य सरकारों को थोड़ा सा रोकिए कि मनमाने रूप से कर्ज ना ले। तो उसके लिए सरकार ने यह काम किया है, ठीक है। यह मुद्दा पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा मैं चलता हूं, ऑफ बजट उधार क्या है उस पर जरा हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी किसी सरकार को कोई काम करना होता है ना, 2 तरीके से उन्हें पैसा मिलता है। एक तरीका क्या होता है कि वह बजट पास करवा ले, ठीक है, बजट पास करवा ले। अब बजट कहां से पास होगा, मान लीजिए केंद्र सरकार है तो संसद से ले लेगी बजट, और यहां है तो ये विधानसभा से निकलेगा राज्यों के लिए, ठीक है। यहां से बजट पास हो जाए तो यहां तय होता है, हर मंत्रालय जो है अपना अपना पक्ष रखती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए एक वित्तीय वर्ष के लिए, फलाने फलाने योजनाओं को चलाने के लिए। उनको
फिर सम्मिलित रूप से किया जाता है और वित्त मंत्रालय इकट्ठा बजट तैयार करती है हर योजना के लिए। तो एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन दूसरा एक और तरीका है कि बजट में ये जोड़ा ना जाए, अपने फंड को बजट से ना लिया जाए, एक काम और कर लिया जाए, और वो काम क्या है? ऑफ बजट, ऑफ बजट बोरिंग किया जाए। बजट के बाहर क्या काम किया जाए? ऑफ बोरिंग बजट कर लिया जाए, बजट से बाहर से रुपया इकट्ठा कर लिया जाए। तो बजट से बाहर से रुपया इकट्ठा कैसे होगा? परंपरागत रूप से आप बजट से ले रहे हैं पैसा काम करने के लिए, लेकिन मान लीजिए आपको कोई और काम करना है, सरकार को जन कल्याण का काम करना है या कुछ भी, तो आप क्या किए? मार्केट के पास पहुंच गए। आप क्या करेंगे? सरकार क्या करेगी? एसबीआई के पास पहुंच गई, बजट से पैसा न लेकर के एसबीआई के पास पहुंच गई। और सरकार क्या कर रही है? एसबीआई से अब पैसा ले रही है। या सरकार एक काम और अच्छा तरीका इसके लिए अपनाती है क्या, कि जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं कंपनियां, उनको कहती है कि आप मेरे बेहाफ पे जाके पैसा ले लो एसबीआई से। समझिए इस बात को, सरकार पैसा नहीं ले रही है, क्या कर रही है? पब्लिक सेक्टर को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कि जाइए आप एसबीआई से पैसा ले लीजिए। क्योंकि काम तो अब देखिए सरकार का क्या काम है, मैक्सिमम काम जो है पीपीपी मॉडल पे होने लगा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे होने लगा है। तो पब्लिक और प्राइवेट है, तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर के कंपनियां काम कर रही है। ठीक है, मान लीजिए हाईवे बना रही है, तो हाईवे बनाने वाली जो कंपनी है, सरकार इसको कह रही है आप एक काम कीजिए, जाइए और एसबीआई से पैसा ले लीजिए। अब यहाँ एक खेल है, इसको बहुत आराम से समझना है। पैसा किसने लिया है? जो पब्लिक सेक्टर है कंपनी, उसने पैसा लिया, सरकार ने पैसा नहीं लिया है। अब सरकार जब पैसा नहीं लेगी तो क्या सरकार पैसा लौटाने के लिए जिम्मेदार है? नहीं है। यही पूरा खेल है। तो अब अगर ये कंपनी पैसा ना लौटा पाए तो यह कर्ज तो बढ़ता जाएगा राज्य पे, और राज्य पे कर्ज बैठेगा, राज्य सरकार कहेगी भाई हम तो औपचारिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं कि कर्ज तो वापस करे। फाइनली किस पे जाएगा पूरा बर्डन? ये जाएगा आरबीआई पे। आरबीआई का माथापच्ची यहां होगा, और यही सब बात आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में किया है। आरबीआई के वेबसाइट पे जाकर के आप इसके संबंध में, ऑफ बजट बोरिंग के संबंध में आप रिपोर्ट सर्च करेंगे, वेबसाइट पे आ जाएगा, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। यह पूरा खेल है। देखिए एक तरफ से पैसा मिल रहा है, इस फोटोग्राफ्स को आप सही समझ गए ना, तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा ऑफ बोरिंग बजट का। देखिए अब यहां समझ लीजिए कि इधर से पैसा मिल रहा है, इनको काम, इनको खुश हो रहे हैं कि चलो पेड़ से, कहते हैं ना कि पेड़ से पैसा मिल रहा है क्या, तो यहाँ ये पेड़ से पैसा तोड़ रहे हैं, लेके जा रहे हैं खुशी खुशी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। कर्ज के दो बोझ से इतना दब गया है कि अब सपोर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है, परेशानी हो रही है, टहनी टूट के गिर रहा है, यानी कि राज्य की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। इस पेड़ को पूरा राज्य मान लीजिए आप, तो राज्य की एक क्षेत्र का आर्थिक स्थिति पूरा चरमरा गया है। तो पूरी स्थिति कहाँ पड़ेगी? जड़ पे, और जड़ कौन है? आरबीआई है, केंद्र सरकार है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए ये फोटो आपको बहुत अच्छा काम आएगा। एक बार मैं स्लाइड में यही चीजें हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ऑफ बजट उधार ऐसे ऋण है जो सरकार द्वारा सीधे नहीं लिए जाते हैं, बजट से नहीं लिया गया या ऋण सीधा नहीं लिया, एसबीआई के पास पहुंच गया, अन्य सार्वजनिक संस्थान द्वारा सरकार के लिए निर्देश पर ऋण लिया जाता है। ठीक है, ऐसी उधारियों का उपयोग सरकार की व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। सरकार जो भी जन कल्याण काम करना चाहती है, पहले डिस्कशन कर चुके हैं। चूंकि इस प्रकार के ऋण की देनदारी औपचारिक रूप से सरकार पर नहीं होती है, तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है, पहले ही हम बात किए हैं। अब यहाँ समझिए, इसलिए यह ऋण राष्ट्रीय राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होते हैं। यह क्या मसला है? ये राजकोषीय घाटा की क्या बात कर रहे हैं हम? सबसे पहले समझ लीजिए कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। फिजिकल डिफिसिट जिसकी बात हम करते हैं, तो सरकार के द्वारा, इसको यहां समझ लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जितना भी व्यय किया जाएगा, ठीक है, और उसका जितना भी आय होगा, इस बात को सही से समझ लेना है। जो भी सरकार है उसके द्वारा जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें वह जितना खर्चा कर रही है और उस सरकार को आमदनी कितनी हुई है, इसका जो अंतर होगा यह क्या होगा? फिजिकल डिफिसिट होगा। मामला समझ में आया? अब मान लीजिए सरकार के पास जो है आमदनी कम हुआ है और उसने खर्चा बहुत ज्यादा कर लिया, ठीक है, ज्यादा खर्चा किया, व्यय ज्यादा किया, तो क्या हो गया? फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा, राजकोषीय घाटा होगा। राजा का जो कोष है, यानी कि सरकार का जो कोष है, खजाना है, उसमें घाटा हो गया, आमदनी अठन्नी हुई और खर्चा रुपया हो गया। ठीक है, तो यहां खर्चा है। अब इसी चीज को पाटने के लिए सरकार ये पूरा खेल करती है। ऑफ बजट बोरिंग का पूरा खेल यही है, क्योंकि यहां पे इनको नहीं देना है तो ये ओवरऑल फिजिकल डिफिसिट पे नहीं दिखेगा। फिजिकल डिफिसिट पे नहीं दिखेगा तो सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी
तो ये पूरा मसला है, आप इसको उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ संवैधानिक प्रावधानों को बता देता हूं, क्योंकि ऐसे चीज जो है जहां पर यूपीएससी की नजर जा सकती है। एक तो टर्म हो गया कि आप इन चीजों को समझते इसीलिए है कि जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आप मैगजीन पढ़ेंगे, ऑफ बजट बोरिंग कई बार चर्चा में आता रहेगा। अब आपके दिमाग में चलेगा ये चीज है क्या, फिर आप गूगल सर्च करेंगे। तो उससे बेहतर है कि चीजों को ढंग से समझ लीजिए ताकि बार बार रुकना ना पड़े। यूपीएससी जब प्रश्न करे ऑफ बजट बोरिंग से, तो सभी आयाम से मैंने आपको बता दिया, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यूपीएससी की नजर इन चीजों पे भी पड़ सकता है। एक स्टेटमेंट दे दे, वो संवैधानिक चीजों को पूछ ले, प्रावधानों को पूछ ले, तो वहां भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। देखिए, संविधान के भाग 12 में इसकी चर्चा की गई है और अध्याय 2 में उधार लेने से संबंधित बातें की गई है। इसमें दोनों ही बातें की गई है हमारे संविधान में कि केंद्र सरकार कहां से उधार ले सकती है, केंद्र सरकार के लिए क्या बातें की गई है और राज्य सरकार के लिए। तो दोनों चीज समझ लीजिए। अनुच्छेद 292 जब पढ़ेंगे तो केंद्र सरकार के उधार लेने की बातें इसमें की गई है। ठीक है, यहां ध्यान रखना है, केंद्र सरकार जब भी उधार लेगी तो उसकी बातें अनुच्छेद 292 में की गई है और राज्य सरकार के उधार लेने की बातें की गई है 293 में की गई है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। तो कुल मिला के मसला यह है कि केंद्र को यह चिंता है कि राज्य सरकार इस तरह से ऑफ बजट बोरिंग करते रही तो आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगा और अंत में सब कुछ संभालना केंद्र को ही पड़ेगा, आरबीआई को पड़ना पड़ेगा और इस स्थिति से समस्या और विकराल होती जाएगी। भुगतान कर नहीं पाएंगे राज्य और समस्या जटिल होती जाएगी। तो केंद्र सरकार ने एक ठोस फैसला लिया है, राज्यों पर थोड़ा सा लगाम लगाने के लिए काम किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।